Good evening, students. Welcome to Edulux Rankupclasses. But give me just 2 minutes. I am starting your chapter. चलिए बेटा, आपका जो चैप्टर हमने जहाँ छोड़ा था वहाँ से फटाफट आ गया और मेन आपका इस वाली क्लास में हम करेंगे आपका क्वेश्चन आंसर बेस्ड। देखिए, मैंने आपको इसमें बता दिया था ये स्ट्रैटिफिकेशन, फॉरेस्ट, हैबिटेट, फूड चेन, ह्यूमस, डिकम्पोजर, डायनेमिक लिविंग, उसके बाद सॉइल इरोजन के बारे में हम क्वेश्चन आंसर में करेंगे डिस्कस। वैसे मैंने आपको बता दिया था, ये हम वहाँ पर भी करेंगे। फ्लड से कैसे प्रिजर्व करता है फॉरेस्ट, इसके बारे में हम क्वेश्चन आंसर में करेंगे। पॉल्यूशन का देखिए ऑलमोस्ट वही है जो हमने कार्बन और ऑक्सीजन के बैलेंस के बारे में पढ़ा था, ठीक पॉल्यूशन का भी वही है, उसी से रिलेटेड है। फिर बात आती है फॉरेस्ट प्रिजर्व वाटर साइकिल। तो देखिए, वाटर वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि जो सबसे पहली बात तो ये कि फॉरेस्ट एरिया होने की वजह से जो आपका वाटर है वो भी एब्जॉर्ब होता है, या आप कह लीजिए कि ग्राउंड वाटर तक पहुंचाने में फॉरेस्ट का भी काफ़ी रोल रहता है। क्योंकि देखिए, आपने देखा ही होगा कि फॉरेस्ट एरिया में की जो सॉइल है उसमें ह्यूमिडिटी मेंटेन रहती है, ठीक है। ह्यूमिडिटी मेंटेन रहती है तो जो पानी फॉरेस्ट एरिया में पहुंचता है, वेदर इट इज़ फॉर्म ऑफ रेन और एनी काइंड, वो धीरे ड्रिप बाय ड्रिप आप कह सकते हो, या धीरे धीरे करके स्लोली एंड ग्रेजुअली इट रीचेस टू द ग्राउंड वाटर, आप या कह लीजिए रीचेस टू द वाटर टेबल लेवल, और वहाँ पर जाके वो स्टोर हो जाता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा देखिए, जैसे हमने पढ़ा है अबाउट वाटर साइकिल, तो वाटर साइकिल में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट्स, और फॉरेस्ट में तो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। तो वहाँ पर भी हमने देखा कि वाटर साइकिल में बात आई कैसे, तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बताया था। व्हेन प्लांट ट्रांसपायर, they also release water vapors through a small opening which is present on the leaf or green area that is called as stomata. Stomata opening से वो transpire करते हैं और वहाँ से आपका water vapor भी निकलता है, और वो water vapor की quantity आप कह सकते हैं कि forest area में बहुत ज़्यादा होगी। रीज़न उसका वही है कि number of plants are grown in a large quantity over there,
तो जो क्वांटिटी होगी एयर में मॉइस्चर की वो वहाँ ज़्यादा होगी, तो रेनफॉल के चांसेस ऐसे एरिया में ज़्यादा हो जाते हैं जहाँ पर फॉरेस्ट कवर ज़्यादा होता है। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट, हाँ यहाँ पर कुछ ये हैं 3 वर्ड, एफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन और रीफॉरेस्टेशन। देखिए एफॉरेस्टेशन, द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन अनप्रोडक्टिव एरिया and thereby increasing the forest land is called as afforestation। देखो ये प्रोसेस क्या है, प्लांटिंग ऐसी जगह पे करनी जहां पर जो एरिया है वो पौधों के हिसाब से नहीं है, वहां पर आप पौधे लगा रहे हो, उसको फेवरेबल कंडीशंस देकर वहां पर लगा रहे हो ताकि इंक्रीज हो सके फॉरेस्ट एरिया, तो ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं एफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन तो डिमोलिश करना यानी पेड़ों को कटाई करना, दैट इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्टेशन एक और वर्ड आता है रीफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्टेशन जहां पर पहले जंगल थे उनको काट दिया गया और वापस से वहां पर प्लांट लगाए गए, उसको हम कहते हैं रीफॉरेस्टेशन। तो आपके 3 वर्ड हो गए, एक एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन एंड रीफॉरेस्टेशन। ठीक है, अब बात करते हैं हम आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड चूज द करेक्ट वन। आप इस जो आपको कुछ यहाँ स्टेटमेंट्स दिया आपने इसमें से सही वाली बतानी है। अ फॉरेस्ट इज अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड मेनली विद ट्रीज एंड अदर plants. Second, due to different climates and soil, there are various types of trees and other plants found in various forests. The forest floor provides favorable conditions for the seed to germinate into seedling and sapling. All of above. इसका आयुष ने आंसर दिया all of above, बिल्कुल सही आंसर है। देखो बेटा इसमें आप जैसा हमने इस चैप्टर में देखा भी पढ़ा भी कि फॉरेस्ट में फॉरेस्ट एरिया में बहुत सारे ट्रीज और प्लांट्स और वाइल्ड एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स फॉरेस्ट एरिया में पाए जाते हैं। दूसरा द टाइप ऑफ ट्रीज विच आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर फॉरेस्ट इज टोटली डिपेंड अपॉन द क्लाइमेट एंड सॉयल। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कैसा क्लाइमेटिक कंडीशन है या जोग्राफिकल कंडीशन है और कैसी मिट्टी है वहाँ की, उसमें उसी तरह के पेड़ पौधे वहाँ पर पाए जाते हैं। तीसरा इसमें जो पॉइंट था फॉरेस्ट फ्लोर का, तो फॉरेस्ट फ्लोर में जैसे मैंने आपको बताया था ह्यूमस कंटेंट होता है जो फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है सीड्स के जर्मिनेट होने के लिए। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट का डी पार्ट इज अ राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेम? आयुष ने कहा सेकेंड का ए, अ ट्री, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट वन। Plants are called producer, animals are called consumer, saprophytes are commonly known as decomposer, none of above. श्रेया ने कहा ए, सक्षम ने कहा डी। देखो यहां पर बेटा क्वेश्चन क्या था श्रेया, आपने वो स्टेटमेंट बतानी है जो इनकरेक्ट है यानी गलत है, तो आपने कहा ए गलत थोड़ी है। देखो क्वेश्चन पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, प्लांट आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब अपना खुद से भोजन बनाने वाले प्रोड्यूसर। कंज्यूमर जो उसको कंज्यूम करते हैं कंज्यूमर। अच्छा ओके, यू आर टेलिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। सक्षम ने कहा डी, आयुष ने थर्ड का कहा सी। देखो बेटा यहाँ पर मैंने सी की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, जो यहाँ पर सेप्रोट्रॉप्स लिखा हुआ ना, वहाँ यहाँ लिखा भी है सेप्रोफाइट्स के बारे में। द ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर आर कॉल्ड एज सेप्रोफाइट्स। दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइट्स आर अ टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉप्स। तो ये भी आपका नन ऑफ अबव, ये इसका होगा थर्ड, नन ऑफ अबव। ये आपका सेप्रोट्रॉप्स डिकम्पोजर्स ही होते हैं। ठीक है, फोर्थ का देखिए, विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑलवेज अकर्स एट द फर्स्ट स्टेप ऑफ एवरी फूड चेन। जितनी भी फूड चेन देख लीजिए
उसमें सबसे पहले कौन आता है? हेटेरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप्स या स्कैवेंजर्स? फोर्थ का कहा आयुष ने कहा बी, श्रेया ने कहा सॉरी बी, स्पेल मिस्टेक। फोर्थ का है बेटा बी। अब बी क्यों है? हेटेरोट्रॉप्स जो डिपेंड करते हैं दूसरे प्लांट में, दैट इज नोन एज हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स जो अपना फूड खुद से मैन्युफैक्चर करते हैं, वो हो गया आपका ऑटोट्रॉप्स। सेप्रोफाइट्स, डिकम्पोजर्स को हम कहते हैं आपका सेप्रोट्रॉप्स। और स्कैवेंजर्स जो मरे हुए जानवरों को जो खाते हैं, उनको हम कहते हैं स्कैवेंजर्स। तो आपका आंसर होना है बी, दैट इज ऑटोट्रॉप्स। जब भी अगर हम फूड चेन में देखेंगे तो आप ये जरूर देखेंगे कि सबसे पहला ऑर्गेनिज्म वो होगा ऑटोट्रॉप्स, और ज्यादातर इसमें प्लांट ही आपने आते हुए देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेस्ट आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर। फॉरेस्ट किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते? प्रोवाइडिंग मेडिसिनल प्लांट्स, मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ वाटर इनटू द स्ट्रीम्स, क्रिएटिंग फॉर फ्लड कंडीशंस, एब्जॉर्बिंग रेन वाटर एंड मेंटेनिंग वाटर टेबल। इनमें से क्या चीज नहीं करते या किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते फॉरेस्ट? आयुष ने कहा फिफ्थ का सी, यानी क्रिएटिंग फॉर फ्लड कंडीशन। सक्षम ने भी कहा सी, और आंसर भी है सी। बाकी सब कुछ करते हैं, सिर्फ यही नहीं करते। देखिए, मेडिसिनल प्लांट्स बिल्कुल मिलती है हमें। मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ वाटर इनटू स्ट्रीम्स, बिल्कुल ये भी करते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था, क्योंकि मॉइस्ट है वहाँ की जो सॉइल है, मॉइस्ट है। वाटर आप कह सकते हो स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें आपका ह्यूमस कंटेंट है। ह्यूमस कंटेंट होने की वजह से वाटर कैपेसिटी काफ़ी बढ़ जाती है फॉरेस्ट सॉइल की। और मैंने जैसे आपको बताया कि जो पानी है वो वाटर टेबल तक आसानी से पहुंच जाता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन काफ़ी मैक्सिमम हो जाता है। अब देखिए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द इनकरेक्ट वन। इसमें से गलत कौन सी है वो आपको बतानी है। द फर्स्ट स्टेप इन एवरी फूड चेन इज प्लांट, सेकंड स्टेप, ये तो वही हो गया, दोबारा से। नेक्स्ट, सेवेंथ क्वेश्चन, फॉरेस्ट आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग, क्या बात है, बार बार रिपीट हो गए। एट्थ क्वेश्चन देख लीजिए, दो क्वेश्चन आपके रिपीट हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। द लेयर ऑफ वेजिटेशन इन अ फॉरेस्ट विच इज जस्ट बिलो अंडरस्टोरी इज कॉल्ड shrub layer. The layer of vegetation in the forest which is just below shrub layer is herb layer. The forest floor is also considered a layer of vegetation in the forest structure. या all of above, इनमें से कौन सी करेक्ट है? एट्थ का श्रेया ने कहा, एट्थ का डी, सक्षम ने भी कहा डी, और आंसर भी है आपका डी। Which of the following will help in conservation of forest? Recycling of jute bags, recycling of cotton bags, recycling of paper bags, recycling of plastic bags. कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में ये कौन सा इसमें से आपको लगता है हेल्पफुल होगा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में? रिसाइकलिंग ऑफ जूट बैग्स, रिसाइकलिंग ऑफ कॉटन बैग्स, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर बैग्स, रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक बैग्स। श्रेया ने कहा नाइन्थ का सी, सक्षम ने भी कहा सी, आयुष ने भी कहा सी, और आंसर भी है सी। रीजन उसका क्या है? क्योंकि देखिए, फॉरेस्ट की जो आप कह सकते हो वुड है, दे आर यूज फॉर मेकिंग पेपर्स। पेपर इंडस्ट्री में पेपर बनाने के लिए लकड़ियां काटी जाती हैं, वुड पल्प से फिर बनाया जाता है पेपर। तो अगर आप पेपर बैग्स को रिसाइकल करते हो, that will be helpful for plant conservation या forest conservation. Roof of the forest made by the branches of the tall tree is called, क्या कहते हैं? Canopy, ground, understory, and none of these.
आयुष ने कहा ए, सक्षम ने कहा ए, श्रेया ने भी कहा 10th का ए। कैनोपी बिल्कुल सही है बेटा। जैसे छत जैसा एक स्ट्रक्चर बना देते हैं बड़े बड़े पेड़, उनकी जो ब्रांचेस हैं उसको हम कहते हैं कैनोपी। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिकम्पोजर्स कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू इनटू। डिकम्पोजर्स किस में कन्वर्ट कर देते हैं? क्ले में, ह्यूमस में, इनऑर्गेनिक डिब्रीज में या सॉइल में? किस में कन्वर्ट कर देते हैं? श्रेया ने कहा, आयुष ने कहा बी, श्रेया ने भी कहा बी, सक्षम ने भी कहा बी, और आंसर भी है बी, ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे हमने अभी डिस्कस जब किया था चैप्टर, तो हमने यही देखा था कि डिकम्पोजर्स कन्वर्ट कर देते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स को, एनिमल टिश्यूज को ह्यूमस में। Arrange the following components of the food chain in a proper sequence. Grass, frog, eagle, insect, snake. आपको प्रॉपर फूड चेन बतानी है कौन सी है, पहली वाला, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये तीन आपको दी हुई है, या इनमें से कोई पॉसिबल है ही नहीं। आपको वो बताना है कौन सी सही वाली फूड चेन है। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड। आंसर आया सक्षम का ए, श्रेया ने भी ए, आयुष ने भी ए। देख लेते हैं ये क्या है। ग्रास को खाया इंसेक्ट ने, इंसेक्ट को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, स्नेक को खाया ईगल ने। बिल्कुल सही, फर्स्ट आपका यानी ए वाला बिल्कुल सही ऑप्शन है। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉरेस्ट? इनमें से कौन सा फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस करता है? टेम्परेचर, क्लाइमेट, एनिमल, ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉरेस्ट? सक्षम, आयुष ने फटफट आंसर दिया, श्रेय ने भी आंसर दे दिया, डी 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 बिल्कुल सही है। देखिए फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस करता है टेम्परेचर को भी, क्लाइमेट को भी, एनिमल्स को भी, इन सभी को इन्फ्लुएंस करता है फॉरेस्ट। उसके बाद देखिए 14th क्वेश्चन है आपका, द ब्रांची पार्ट ऑफ अ ट्री अबव द स्टेम इज कॉल्ड लीव्स, क्राउन, सैपलिंग, कैनोपी। देखिए अगर मैं सिंपल एक रफ डायग्राम अगर बनाऊं, ये स्टेम हो गया, इसके ऊपर का पार्ट, इसको क्या कहते हैं? ऊपर वाला, स्टेम के ऊपर वाला पार्ट। देखिए क्या इसे लीव्स कहते हैं, क्राउन कहते हैं, सैपलिंग्स कहते हैं, या कैनोपी? आयुष ने कहा 14th का बी, सक्षम ने भी कहा बी, श्रेया ने भी कहा बी, फिर आयुष ने, अच्छा उसका नाम लिख दिया क्राउन, और आंसर भी है क्राउन। बिल्कुल सही है बेटा। डी अगर आप में से कोई सोच रहा हो तो डी नहीं होगा। डी जैसे मैंने आपको बताया था, रूफ लाइक स्ट्रक्चर, जो बहुत सारे पेड़ हैं आपको पता है फॉरेस्ट एरिया में नजदीक नजदीक उगे हुए होते हैं, उनकी ब्रांचेस एक शेड टाइप का बना देती है, कवर जैसा बना देती है, उसको हम कहते हैं कैनोपी। लेकिन क्राउन, स्टेम के ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम कहते हैं क्राउन। ठीक है, जैसे मैंने आपको दिखाया भी था कि अलग अलग शेप के क्राउन अलग अलग पेड़ में देखने को मिलते हैं, तो वो आपका हो गया अपर पार्ट ऑफ, आप कह सकते हैं कि ब्रांची पार्ट जस्ट अबव द स्टेम, दैट इज क्राउन पार्ट। ठीक है, क्राउन ऑफ अ ट्री। अब यहां से हम देखते हैं आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स। देखिए सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है? तो देखिए फॉरेस्ट के क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर जो हमने देखे भी थे। सबसे पहले आपको यहाँ दे रखा है, द मेजर इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट आर द फॉलोइंग। नंबर 1, दे मेंटेन द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, और आपको पता ही है वो बैलेंस कैसे करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान दे कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरह से वो बैलेंस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में। दे मेंटेन ग्राउंड वाटर लेवल, जैसे मैंने आपको बताया
कि वो पानी को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करने के लिए ऐसी मतलब आप कह सकते हो कंडीशन प्रोवाइड करते हैं कि मैक्सिमम पानी जो थ्रू रेनफॉल आया है वो ज़्यादातर एब्जॉर्ब हो जाए ग्राउंड में या ग्राउंड वाटर के लेयर में जाके, या आप कह लीजिए वाटर टेबल लेयर तक पहुंच जाए, वो एब्जॉर्ब होता हुआ, ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था ह्यूमस जो फॉरेस्ट एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं, ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से वाटर कैपेसिटी जो होल्ड करने की कैपेसिटी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वो इंक्रीज हो जाती है और फिर पानी धीरे धीरे जमीन के नीचे चला जाता है। श्रेया ने लिखा इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट, control of runoff, flood control, habitat, provide wildlife, prevention of soil erosion। बिल्कुल बेटा वो भी हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। वो यहाँ पर ऐड नहीं हुए, ठीक है। देखिए यहाँ मेन सारे इंपॉर्टेंस मतलब थोड़े से मेन पॉइंट्स रखे हुए, ये वाला कोई बात नहीं बेटा, टाइपिंग ग्लिच होता है, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक है ये यहाँ पर मैंने पुट अप नहीं किए हुए ये पॉइंट्स जो आपने यहाँ मेंशन किए हुए। उसके बाद देखिए वाटर टेबल का हो गया, फिर दे प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम गेटिंग इरोड, सॉइल इरोजन का पार्ट यहाँ पर आ गया कि सॉइल को इरोड होने से यानी सॉइल इरोजन से प्रिवेंट करते हैं। दे प्रोवाइड अस विद फूड, शेल्टर, मेडिसिन, टिम्बर, वुड, अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। दे मेंटेन वाटर साइकिल इन नेचर, वाटर साइकिल के बारे में आपको बता रहा था, तो वाटर साइकिल भी ये मेंटेन करते हैं, ठीक है। ये मेजर इम्पॉर्टेंस है फॉरेस्ट का, ठीक है। अब बात आती है हाउ डज फॉरेस्ट सस्टेन अ लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स। तो देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट लाइक herbivores, carnivores, scavengers, etc. Forests provide them their suitable living conditions. The animals get their food in forest itself. Herbivores feed on plant, carnivores eat herbivore and thus survive. When these animals dies, various scavengers like vulture, eagle, etc. feed on their dead bodies. Numerous microorganisms also live in forest that converts dead and decaying plant and animal tissue into humus. They are called as decomposers. Thus they provide a hostile condition for all the animals. देखिए हमें क्वेश्चन था कि फॉरेस्ट में किस तरह से एनिमल्स सस्टेन कर पाते हैं, तो यहाँ पर उसका आंसर कि अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स हमारे फॉरेस्ट एरिया में पाए जाते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स। तो देखिए जैसे हर्बीवोरस है, दे डिपेंड अपॉन प्रोड्यूसर्स दैट इज प्लांट। उसके बाद हर्बीवोरस को कार्निवोरस खाता है, कार्निवोरस या एनिमल्स जब मरते हैं तो स्कैवेंजर्स दे एक्ट ऑन इट, वो उनकी डेड बॉडीज़ को खाते हैं। डिकम्पोजर्स का काम सबसे लास्ट में आ गया, जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनको डिकम्पोज करने का काम डिकम्पोजर्स करते हैं। तो इस तरह से आप देखें कि जितना भी एनिमल्स हैं उनको पूरी तरह से जो कंडीशंस चाहिए, शेल्टर तो प्रोवाइड करता ही है, साथ में फूड भी प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट एरिया। दैट इज़ वाई दे प्रोवाइड अ हॉस्टाइल कंडीशन फॉर ऑल द एनिमल्स, ठीक है, विच आर प्रेजेंट इन फॉरेस्ट एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a forest acts as a purifier of air and water. Justify your answer. देखिए अब आंसर है, we know that forest is a big habitat and it is a large area covered with trees and other plants. Due to different climates and soil, there are various type of tree and other plants found in various forests. Forest acts as a purifier of air and water because leaves of its trees and plants clean the air by trapping dust from the air. It also puts oxygen in the air. The forest acts as a purifier of water because its trees may suck dirty water from the soil through their roots and make
प्योर वाटर अवेलेबल एज रेन थ्रू वाटर साइकिल। यहाँ पर देखिए दोनों चीज़ों के बारे में एक साथ पूछा है कि अगर मैं थोड़ा सा इसको एलाबोरेट कर देता हूँ, यहाँ पर इतना ज़्यादा लिखा नहीं हुआ लेकिन थोड़ा सा एलाबोरेट कर देता हूँ। देखिए इसमें था क्या कि फॉरेस्ट किस तरह से एयर प्योरीफायर और वाटर प्योरीफायर का काम करता है। तो देखिए एयर प्योरीफायर का तो आपको पता है कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो भी उसको आप कह सकते हो सक कर लेता है उसको भी, या कार्बन डाइऑक्साइड को, जैसे हमने पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज नहीं होने देता फॉरेस्ट एरिया। रीज़न उसका वही है क्योंकि नंबर ऑफ प्लांट्स आर प्रेजेंट ओवर देयर, और ये भी हमें पता है कि प्लांट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड with the process of photosynthesis process. They use carbon dioxide during this process and release oxygen during that process. और इसके साथ साथ जो डस्ट पार्टिकल है उनको भी वो हवा में रोकने की कोशिश करता है। आपने देखा भी होगा कि जब जो आपके घर के आसपास के जितनी भी अगर आपने पेड़ पौधे देखे हो, जो मिट्टी वाला कंटेंट है, जो धूल मिट्टी उड़ती है वो उनकी लीव्स के ऊपर आ जाती है, तो वो दरअसल प्लांट का ही एक एक्शन है जिसकी वजह से उनकी लेयर धूल मिट्टी या डस्ट पार्टिकल की लेयर उनके ऊपर आ जाती है और वो एयर को प्यूरिफाई करते हैं। दूसरे आप ये भी कह सकते हो कि जो एयर, जो वाटर मॉइस्चर की अगर हम बात करें, क्योंकि वाटर वेपर के तौर पे उनके प्लांट बॉडी से भी वाटर वेपर रिलीज होता रहता है, जैसे मैं आपको बता रहा था ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू। तो वो ट्रांसपिरेशन के दौरान जो वाटर रिलीज हो रहा है वो उस डस्ट पार्टिकल पे या वो जो स्मोक पार्टिकल्स है जो हवा में मौजूद हैं उनको हैवी कर देता है, जिसकी वजह से वो सेटल डाउन हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो फॉरेस्ट है वो एयर प्यूरिफाई करता है। बात आई अब वाटर प्यूरिफायर को। तो देखिए वाटर प्यूरिफायर के लिए वाटर क्या करता है, सॉरी जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर एब्जॉर्ब का मैकेनिज्म प्लांट में अलग होता है। वो देखिए पानी, जैसे आपने ये भी पढ़ा होगा कि जिस एरिया में या जो जहाँ पर पानी या सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जहाँ पर सीवर यानी गटर का पानी साफ किया जाता है, वहाँ पर यूकेलिप्टस प्लांट लगाने चाहिए। क्यों? क्योंकि यूकेलिप्टस प्लांट, यूकेलिप्टस ट्री क्या करता है, यूकेलिप्टस ट्री की जो जड़ें हैं वो उस गंदे पानी में से पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, और जो फिल्टर वाटर है, क्योंकि देखिए मैंने बताया था ट्रांसपिरेशन, जब पानी को आप उबालते हो दे कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर, और हम कहते हैं जो वाटर वेपर के तौर पे वाटर कन्वर्ट होता है, इट इज़ अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। और वो पानी बारिश के तौर पर जब वापस हमें मिलता है, आपको क्लाउड फॉर्मेशन के बारे में सारा बता रखा है इसलिए मैं शॉर्टकट में ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू जो प्लांट हैं जिन्होंने जो गंदे पानी के आसपास भी उगे हुए हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि उनको सस्टेन करने के लिए पानी चाहिए, वो पानी एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन रिलीज क्या करते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है। इस तरह से वो वाटर प्यूरिफायर का भी काम करते हैं, ठीक है। बेटा समझ में आया हाउ फॉरेस्ट एक्ट्स एज अ प्यूरिफायर ऑफ एयर एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको छोटा सा एक बताया था स्कैवेंजर्स की डेफिनेशन के तौर पर, यहाँ पर पूरा वो है स्कैवेंजर्स का मेन रोल क्या होता है, उनका मेन फंक्शन क्या है। तो देखिए there are some animals which eat dead bodies of other animals. Those animals which eat the dead animals are called as scavengers. Vulture, jackal, hyena, crow eats the dead bodies of animals and clean the environment. Scavengers is also referred as a kind of cleansing agent of the environment. Without scavengers, dead bodies of the forest animals could not be got ridden of quickly, but remember scavengers are not decomposers. देखिए scavengers का क्या रोल है और क्या होते हैं। देखिए scavengers are the those animals which eat dead bodies of dead animals, जो dead bodies खाते हैं animals की, ठीक है। दूसरा यहाँ पर जैसे आपको यहाँ बताया भी कि उनको cleansing agent भी कहा जाता है, क्योंकि
कोई जानवर मरा, उसकी बॉडी काफ़ी बड़े साइज़ की होती है, सपोज करो बड़ा जानवर कोई मरा, तो उसकी बॉडी को डिकम्पोज होने में बहुत टाइम लगेगा। तो ये जो स्कैवेंजर्स है इनका रोल यहाँ शुरू हो जाता है। वो जो आपके एनिमल्स की डेड बॉडीज़ होती हैं उनको कंज्यूम कर लेते हैं, और जो बाकी थोड़ा बहुत रह गया, डिकम्पोजर तो लगातार एक्ट कर ही रहे हैं, वो तो डिकम्पोज कर ही देंगे, लेकिन जो डेड बॉडीज़ को क्विकली हटाने का काम है वो स्कैवेंजर्स का हो जाता, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, दैट इज वाई दे आर ऑल्सो नोन एज क्लींजिंग एजेंट ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज नो वेस्ट इन द फॉरेस्ट, जस्टिफाई योर आंसर। ये उससे रिलेटेड है जो अभी हम पढ़ रहे थे, स्कैवेंजर्स, उसी से रिलेटेड है ये। देयर इज नो वेस्ट इन अ फॉरेस्ट, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए यहाँ पर दोनों कंबाइन करके देखेंगे, स्कैवेंजर्स का भी आएगा, डिकम्पोजर्स का भी आएगा। देखिए यहाँ पर बात, when the animals die in a forest they are eaten up by some other animals called as scavengers। जैसे अभी हमने देखा था स्कैवेंजर्स का जब मैं आपको बता रहा था, तो देखिए जब भी कोई जानवर मरता है तो सबसे पहला रोल स्कैवेंजर्स का आ गया। स्कैवेंजर्स दे फीड ऑन डेड एनिमल, डेड एनिमल बॉडी आप कह सकते हैं। The decomposers organisms such as bacteria and fungi decomposes the dead plant material, dead animals and animal waste present in the forest into mineral salts or in form of humus। ह्यूमस को ह्यूमन्स टाइप हो गया बेटा, एक सेकेंड वेट कीजिएगा, एक स्पेलिंग थोड़ी सी करेक्शन है। अच्छा देखिए यहाँ पर जैसे हम बात कर रहे थे, व्हेन एनिमल्स डाई इन द फॉरेस्ट दे आर इटन अप बाय सम अदर एनिमल्स कॉल्ड एज स्कैवेंजर्स, जैसे मैंने आपको बता ही दिया था। डिकम्पोजर्स में ज़्यादातर क्या है, फंगाई या बैक्टीरिया, ये दो ही तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ये डिकम्पोज करते हैं आपके डेड प्लांट्स के मटेरियल, जैसे लीव्स हो गई, जैसे ब्रांचेस हो गई, या टी बार्क हो गया। डेड एनिमल्स एंड एनिमल वेस्ट प्रोडक्ट्स, एनिमल वेस्ट और जो डेड एनिमल्स है, डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स, आप वो कह लीजिए जो फॉरेस्ट में मिलती है, उनको डिकम्पोज करते हैं इन मिनरल सॉल्ट्स या इन फॉर्म ऑफ ह्यूमस, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच गोज इनटू सॉइल एंड एयर, जो आपका सॉइल और एयर में वापस चली जाती हैं। सिंस डेड एनिमल्स आर इटन अप बाय द मटेरियल, eaten up and the material present in the dead body, dead plants and animal waste are recycled। इस तरह से रिसाइकल हो जाते हैं, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स, पहले देखिए पूरी न्यूट्रिएंट साइकिल में मैंने आपको बताया था, जो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में है वो यूज़ किए प्लांट्स ने एब्जॉर्ब किया उन मिनरल्स को, और फिर उन प्लांट्स को खाया, हर्बीवोर ने हर्बीवोर को खाया, कार्निवोर ने कार्निवोर, फिर जब मरा वो एनिमल तो डिकम्पोजर्स ने डिकम्पोज किया, और फिर से जो न्यूट्रिएंट्स थ्रू प्लांट उस तक गए थे वो वापस मिट्टी में आ गए। ठीक है, Therefore in a forest there is no waste left। इस तरह से हम कह सकते हैं कि फॉरेस्ट एरिया में कोई भी वेस्ट बचता नहीं है। ठीक है, सारी चीज क्लीन अप हो जाती है, क्योंकि वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ओवर देयर, और जिनका अलग अलग रोल है, उसमें क्लींजिंग एजेंट भी होते हैं, जैसे स्कैवेंजर एंड डिकम्पोजर्स। दे प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट ऑफ फॉरेस्ट, और इस तरह से वो पूरे फॉरेस्ट एरिया को क्लीन कर देते हैं, और इसीलिए हम कह सकते हैं देयर इज नो वेस्ट इन अ फॉरेस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ डज फॉरेस्ट मेंटेन द बैलेंस बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। किस तरह से ये, जैसे हम देख रहे थे, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मेंटेन करते हैं फॉरेस्ट एटमॉस्फेयर में। देखिए, ह्यूमन बीइंग एंड अदर एनिमल्स गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ये आपको पता ही, आपने रेस्पिरेशन प्रोसेस पढ़ी होगी, उसमें आपने देखा होगा कि जब ह्यूमंस की बात करें
तो हम ऑक्सीजन या एयर इनटेक करते हैं, एयर इनटेक करते हैं और लंग्स में जो एयर जाती है वहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस या आप कह लीजिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी जाती है। और जब हम एक्सहेलेशन करते हैं, यानी हम जब एयर बाहर थ्रो करते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। तो हमने क्या किया, ऑक्सीजन इनटेक किया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की। ठीक है, तो ये जो एनिमल्स हैं वो भी इसी तरह से करते हैं, वो भी इनटेक करते हैं आपका ऑक्सीजन को और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से आप कह सकते हो जो फ्यूल्स हैं, जब फ्यूल्स बर्न होते हैं या कोई भी चीज़ बर्न होती है तो उसको बर्न होने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए और ड्यूरिंग बर्निंग प्रोसेस इट ऑल्सो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब देखते हैं कि फॉरेस्ट क्या करता है उसमें। द ग्रीन प्लांट्स एंड द ट्रीज ऑफ फॉरेस्ट absorb carbon dioxide from the atmosphere for the process of food making, that is photosynthesis process। ठीक है, in this way आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर photosynthesis process नहीं लिखा, मैं यहाँ उसको भी मार्क कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ लेकिन यहाँ आपको दिख नहीं रहा। चलिए देखिए वापस से आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये ऐड कर दिया मैंने, जो प्लांट्स हैं वो प्रोसेस ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान, दैट इज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, इन दिस वे द प्लांट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, सो द फॉरेस्ट आर द मेजर सप्लायर ऑफ ऑक्सीजन नीडेड बाय ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स फॉर ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे मैं आपको बता रहा था ठीक वही बात कि जो हमने ब्रीदिंग प्रोसेस की उसमें हमने जो एक्सेल किया कार्बन डाइऑक्साइड को हमने या अदर एनिमल्स ने, या जैसे मैंने आपको बताया कि जो जलने वाली प्रोसेस यानी बर्निंग प्रोसेस है उसमें भी आपकी ऑक्सीजन यूज़ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो उस रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक किया प्लांट्स ने और मैन्युफैक्चर किया अपना फूड। उस प्रोसेस को, मैन्युफैक्चरिंग फूड प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के दौरान ही ये कार्बन डाइऑक्साइड वो प्लांट्स लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जो आगे हम लोग यूज कर लेते हैं, यानी हम एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स। ठीक है, उसका सिंस द ग्रीन प्लांट्स एंड ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट आर नोन एज ग्रीन लंग्स, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो फॉरेस्ट हैं वो ग्रीन लंग्स हैं, बिकॉज दे प्रोवाइड अस ऑक्सीजन। ठीक है, thus the forest remove carbon dioxide from the atmosphere and put oxygen into the atmosphere. By doing this, forest maintain the balance of carbon dioxide and oxygen in the atmosphere। और इस तरह से फॉरेस्ट क्या करता है कि मेंटेन करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। मैंने आपको पोल्यूशन के बारे में भी बताया था, तो मैंने आपको एक ही चीज़ बताई थी, जब कंपोजिशन ऑफ एयर वो डिसबैलेंस होता है तो हम कहते हैं एयर पॉल्यूट हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ गई, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया एयर में, तो एयर आपकी पॉल्यूट हो गई। और इसको बैलेंस करने का काम जो कंपोजिशन ऑफ एयर है वो हमारे फॉरेस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रीज सबसे ज़्यादा हैं और इसीलिए आपको प्रमोट भी किया जाता है, आपको बोला भी जाता है, आपको एडुकेट भी किया जाता है कि ग्रो मोर ट्रीज। आप पेड़ों को काटने की जगह ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे जहाँ हो सके ज़रूर लगाइए,
क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं पेड़ पौधे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉरेस्ट प्लेज अ मेजर रोल इन मेंटेनिंग वाटर साइकिल इन नेचर। ठीक है, अब देखते हैं। फॉरेस्ट प्लेज अ मेजर रोल इन मेंटेनिंग वाटर साइकिल in nature as forest trees suck water from the soil through their roots and release water vapor into the air through transpiration or evaporation। जैसा मैंने आपको बताया था, एब्जॉर्ब करते हैं, सक करते हैं यानी एब्जॉर्ब करते हैं पानी को, और पानी रिलीज करते हैं ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू या एवापोरेशन प्रोसेस जो उनके अंदर भी होती है, क्योंकि जैसे हीट का एक्सपोजर होता है तो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए दे ऑल्सो ट्रांसपायर। दिस वाटर वेपर हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स एंड ब्रिंग रेन ऑन द अर्थ। इन दिस वे द फॉरेस्ट हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ परफेक्ट वाटर साइकिल इन नेचर एंड मीट अवर फ्रेश वाटर रिक्वायरमेंट्स। देखिए यहाँ पर जैसे हमने जब वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा था तो हम ये पढ़ते हैं जब भी वाटर साइकिल की बात आती है कि पानी जो है सोर्सेज ऑफ वाटर से एवापोरेट होता है। जैसे सनलाइट उस पर पड़ेगी सोर्सेज ऑफ वाटर पे, तो जो वाटर की अपर लेयर है उसमें उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होगा तो जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट होगा, और वाटर वेपर फिर एवापोरेशन प्रोसेस हुआ, वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ, जो वाटर वेपर है वो आपका कुछ हाइट में जाके कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू वापस छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गया, यानी क्लाउड फॉर्मेशन हो गई। फिर प्रेसिपिटेशन प्रोसेस यानी रेनफॉल हुई और पानी वापस से नीचे आ गया। हम ये प्रोसेस पढ़ते हैं वाटर साइकिल में, लेकिन हम ये कहते हैं, वैसे अगर आप देखें तो हम मेनली कह रहे हैं कि जो क्लाउड फॉर्मेशन है उसमें मेन रोल आपका एवापोरेशन थ्रू वाटर रिसोर्सेज, लेकिन कुछ पार्ट उस वाटर वेपर का जो एयर में आया वो इन प्लांट्स के थ्रू भी होता है, क्योंकि ये प्लांट्स भी ट्रांसपायर कर रहे हैं, ये भी रिलीज कर रहे हैं वाटर वेपर को। और देखिए जहाँ फॉरेस्ट एरिया, आपने ये भी देखा होगा, जहाँ पर फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा होता है वहाँ पर रेनफॉल भी ज़्यादा होता है। रीज़न उसका वही है कि हवा में या आप कह लीजिए क्लाउड्स में वाटर वेपर तो है, लेकिन क्वांटिटी इंक्रीज कर दी। जहाँ पर फॉरेस्ट एरिया है उस एरिया ने जो पानी की क्वांटिटी है क्लाउड में बढ़ा दी, तो जैसे ही क्वांटिटी ऑफ वाटर गेट इंक्रीज तो वाटर ड्रॉपलेट्स जो बारीक बारीक थे उनका साइज इंक्रीज हो गया। और आपको पता है रेनफॉल होती कैसे है, जब वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स है जैसे ही वो कंबाइन होकर बड़े ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो क्लाउड से वो रेन के फॉर्म में नीचे आना शुरू हो जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जहाँ पर या आप ये कह सकते हैं जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में भी पुटअप किया हुआ था, फॉरेस्ट प्लेज अ मेजर रोल इन मेंटेनिंग वाटर साइकिल इन नेचर, यानी वाटर साइकिल को में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है फॉरेस्ट एरिया भी, या फॉरेस्ट प्लेज अ मेजर रोल इन मेंटेनिंग वाटर साइकिल इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ डज अ फॉरेस्ट प्रिवेंट अकरेंस ऑफ फ्लड। कैसे रोकता है फ्लड को, या आप कह लीजिए बाढ़ को कैसे रोकने की कोशिश करता है या प्रिवेंट करता है। तो यहाँ इसको देख लेते हैं। द फॉरेस्ट फ्लोर is covered with lot of decaying matter and small vegetation due to which it behaves like a giant sponge। ठीक है, जैसे मैं आपको बता ही रहा था कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी होती है जो फॉरेस्ट की सॉइल है वो उसमें, ठीक है, वो एक स्पॉन्ज की तरह काम करती है। द रूट्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स इन अ फॉरेस्ट हेल्प दिस रेन वाटर टू सीप्स इनटू द फॉरेस्ट ग्राउंड एंड रेज द वाटर टेबल by holding back rain water and then release it slowly into the river. The forest prevents occurrence of flood in the river। क्योंकि देखिए हुआ क्या, बारिश हुई, जो फॉरेस्ट एरिया है उसने एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया, या वहाँ की जो मिट्टी है वो एक स्पॉन्ज की तरह काम कर रही है, उसने एब्जॉर्ब कर लिया पानी, होल्ड कर लिया पानी, और ग्राउंड के अंदर सीप डाउन होना शुरू हो गया पानी। इंस्टेड ऑफ फ्लोइंग, वैसे बह जाने की जगह वो
पानी एब्जॉर्ब होने लग गया और जो वाटर रिसोर्सेज है जो सडन क्वांटिटी एकदम आने की वजह से, बारिश के पानी की क्वांटिटी आने की वजह से फ्लडेड हो जाते हैं या ओवर फ्लडेड हो जाते हैं, वो नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट एरिया में पानी मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, अच्छा सक्षम ने मुझे टाइम बताया 1 मिनट आर लेफ्ट, तो क्विकली करते हैं। If the forests are cut down, then in the absence of tree, the plants of the forest, the excessive amount of rainfall, water falling during the heavy rains cannot be absorbed in the forest ground. और अगर पेड़ काट दिए जाएंगे तो जो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है फॉरेस्ट वो होगा नहीं। The large amount of rain water will suddenly flow into the river, causes the flood. और जब सडन अमाउंट ऑफ तेज पानी यानी बहुत क्वांटिटी में पानी अगर आएगा किसी नदी में तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? फ्लडिंग ऑफ रिवर विच कॉजेज अ ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन द नियर बाई एरियाज। ठीक है, ये इसका इल इफेक्ट है जो फ्लड का देखने को मिलता है। तो ये रोल प्ले करते हैं हमारे फॉरेस्ट की इसको बचाने में, यानी फ्लड को प्रिवेंट करने में मदद करते हैं हमारे प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉइल इरोजन का। द रिमूवल ऑफ फर्टाइल सॉइल टॉप सॉइल फ्रॉम द रीजन बाय विंड, रेन और रिवर वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। सबसे पहले सॉइल इरोजन की डेफिनेशन कि रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय डिफरेंट मीन्स मतलब अलग अलग तरीके से, चाहे तेज हवाओं के थ्रू या रेन वाटर के थ्रू या तेज बहते हुए पानी के थ्रू। तो रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल इज नोन एज सॉइल इरोजन। द कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट लीड्स टू सॉइल इरोजन। In the absence of trees, the plants, there are no roots which can bind the soil particle together and prevent them from being carried away by strong winds or heavy rains. देखिए, अगर पेड़ ही काट दिए जाएंगे तो उनकी जड़ें जो बाइंड करके रखती हैं सॉइल को, वो बाइंडिंग होगी नहीं और पानी, तेज हवा, तेज पानी बहा ले जाएगा उसको, टॉप सॉइल को। दिस लीड टू सॉइल इरोजन। फॉरेस्ट प्रिवेंट्स soil erosion as the roots of the trees and plants growing in the forest bind the particles of the topsoil and hold the soil together firmly. Due to this binding of soil particles, the strong wind and flowing rain water are not able to carry away the topsoil and hence the soil erosion is prevented. इस तरह से जो हमारे फॉरेस्ट है वो सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करता है। सक्षम ने तो पहले ही बाय बोल दिया, चलिए कोई बात नहीं। तो बेटा ये था आपका कंप्लीट चैप्टर जो हमने क्वेश्चन आंसर के थ्रू भी डिस्कस किया और वैसे भी मैंने आपको बताया। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा चैप्टर। इसी तरह से हम नेक्स्ट चैप्टर भी आपके डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बाय बेटा।